नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार आप लोगों के समक्ष 10वीं कक्षा के अध्याय 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं जनन क्या है और ये कैसे होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम है जनन। इसके बारे में पहला नंबर दिया है, जनन वह प्रक्रिया है, देखिएगा जूम करके बता रहा हूँ। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। देखिएगा आगे है, यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। यदि जनन नहीं होता तो पृथ्वी पे किसी जीव का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहता। जो जीव जन्म लेता वो मर जाता, उसके बाद उसकी संतति होती ही नहीं, तो उसका वंश चलता ही नहीं और उसका नाश हो जाता। इसलिए पृथ्वी पर जीवों की संतति निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या, जनन आवश्यक है। देखिए, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले यहाँ देखिएगा गुणसूत्रों के डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक। डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से अम्ल, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। ठीक है, पूछता है डीएनए का फुल फॉर्म, तो यहीं लिखिएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। अगला है, डीएनए प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति का मतलब होता है एक ही रूप तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। एक नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं। इस कोशिकाएं जो बनाता है डीएनए, वो तो समान होती है पर समरूप नहीं होती है। समरूप का मतलब होता है एक ही रूप का। जैसे 1 रुपये का सिक्का पर दूसरा 1 रुपये का सिक्का रखिए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वो समरूप कहलाता है। यदि एक ही आकार का है, एक 5 रुपये का सिक्का और एक 1 रुपये का सिक्का, दोनों गोल ही हैं, वृत्ताकार ही हैं, लेकिन समरूप नहीं है। ठीक है, अगला है विभिन्नता का महत्व। यानी कि डीएनए क्या करता है, विभिन्नता उत्पन्न करता है। इसका महत्व क्या क्या है, डीएनए के महत्व के बारे में जानिए। पहला है, लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। विभिन्नता का महत्व यह होता है कि यह लंबे समय तक प्रकृति में जीव की उत्तरजीविता को बनाए रखता है। ठीक है, उत्तरजीविता। जैव विकास का आधार, यह जैव विकास का आधार है। अब अगला है, हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन के प्रकार, यानी प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअली प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। यानी कहा जाता है एक अलैंगिक और एक
लैंगिक, है ना। तो जितने भी यहाँ संसार में जितने ही प्राणी हैं उनमें दो तरह से जनन होता है, यानी दो तरह से अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। एक है लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। तो लैंगिक और अलैंगिक समझना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लैंगिक अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन कहाँ होता है? एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है किस में? अलैंगिक जनन में। युग्मक का निर्माण नहीं होता है इनमें, इसलिए इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। दूसरा, नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। अगला, सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। अगला है, देखिएगा, यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। अगला है लैंगिक जनन। क्या? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कहाँ कहाँ होता है? देखिएगा, लैंगिक जनन में क्या होता है? दो एकल जीव, कौन? दो एकल जीव जिसमें एक नर होता है एक मादा होता है। बिना नर मादा का लैंगिक जनन नहीं हो सकता है। नर और मादा जब मिलते हैं तो लैंगिक जनन होता है, नहीं मिलते तो अलैंगिक जनन होता है। देखिएगा, दो एकल जीव नर और मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं, है ना। इसमें किसमें? लैंगिक जनन में। नर युग्मक को मादा युग्मक बनाते हैं। अगला है, इसमें और भी पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग जाने। और है, नया जीव अनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। क्या होता है? समान होता है लेकिन समरूप नहीं होता है। अगला, प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होता है। कौन? लैंगिक जनन। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। उच्च वर्ग में कौन कौन आता है? मनुष्य आता है, गाय, भैंस, बैल, ये सब क्या आता है? उच्च वर्ग में आता है। इसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक नहीं होता है। अब जानेंगे लैंगिक जनन की विधियाँ कितनी हैं। ऐसे हम लोग पहले जान लेते हैं लैंगिक जनन की कितनी विधियाँ हैं। लैंगिक जनन की कुछ विधियाँ हैं, इसे जानना जरूरी है। पहला विधि है विखंडन। विखंडन विधि। विखंडन में दो गो आता है, द्विखंडन। देखिएगा, इसमें द्विखंडन, इसमें क्या होता है? विखंडन पर जान लेते हैं। इस प्रक्रम में एक कोशिका का दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। दूसरा इसी का खंड है द्विखंडन में जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे अमीबा। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है अमीबा के बारे में। ये पहला कोशिका का था, इससे थोड़ा हुआ, उससे ज़्यादा हुआ, होता होता यहाँ दो कोशिका में, यहाँ एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, तो कोशिका में विभाजित हो गया। एक और है बहुखंडन। कौन? बहुखंडन। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम, है ना। अगला है दूसरा, पहला हम लोगों ने बताया था विखंडन, दूसरा है खंडन। क्या? खंडन। खंडन में क्या होता है जरा देखिए। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा है जो क्या होता है, एक रहता है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तीसरा है पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है ज़रा देखिएगा, इसमें स्पष्ट लिख रहा है, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। पुनर्भूतन में है। अगला देखिएगा, इसमें क्या होता है, देखिए से यहाँ
प्लेनेरिया है और हाइड्रा है। प्लेनेरिया के जितने टुकड़े होंगे समझिएगा कि उतना ही प्लेनेरिया जन्म लेगा। हाइड्रा में भी यही गुण है। हाइड्रा में जितने देखिए प्लेनेरिया का ये पहला टुकड़ा से पहला जीव, दूसरा टुकड़ा से दूसरा जीव, किसी कारण से टूटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तीसरा जीव। देखिए इसी तरह हाइड्रा भी है। हाइड्रा का पहला से पहला जीव, दूसरा से दूसरा जीव, तीसरा से तीसरा जीव। इस तरह प्लेनेरिया और हाइड्रा क्या करते हैं, अपने जीवों में जनन करते हैं। ये अलैंगिक जनन है, इसमें लैंगिक जनन नहीं। तो चौथा है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है ज़रा देखिएगा। मुकुलन इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। क्या होता है, उभार उत्पन्न होता है, जिससे मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, यह मुकुलन पहले नन्हे फिर पूर्ण रूप में विकसित हो जाते हैं। क्या होते हैं, पहले नन्हे फिर पूर्ण रूप में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें हाइड्रा है और ईस्ट होता है। देखिएगा पहले यह है हाइड्रा है। हाइड्रा में थोड़ा सा उभार हुआ इसके जड़ों में, देखिएगा ये उभार धीरे धीरे बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, ये उभार थोड़ा सा और बड़ा हो गया। और जैसे ही ये वाला है ना, ये अपने जैसा इसके जैसा हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा टूट के, और एक नया मतलब कि पौधा हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इस विधि को जानना बेहद ज़रूरी है। अब अगला है बीजाणु समासंग। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर, है ना, कुछ जीवों के तंतु के सिरे पर जीवाणु धानी बनाती है, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो मोटी भित्ति से सुरक्षित होती है। अनुकूलन परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगता है, जैसे इस यहाँ पे दिखाया गया है। अगला है कायिक वर्धन। कायिक वर्धन में क्या होता है, कुछ पौधे का मतलब कुछ पौधे नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक संवर्धन कहते हैं। कुछ पौधे में, फिर से पढ़ते हैं, कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक संवर्धन कहते हैं। कायिक संवर्धन के द्वारा किस किस में वृद्धि होती है जरा देखिएगा। प्राकृतिक विधियों में कौन कौन है, जड़ द्वारा, इसमें कौन कौन आता है, डहेलिया, शकरकंदी, ठीक है। दूसरा तना द्वारा, इसमें आता है आलू और अदरक। आलू का तना ही बोया जाता है और अदरक का भी तना बोया जाता है। पत्तियों द्वारा कौन कौन होता है, पत्तियों द्वारा देखिएगा बायोफ्रेमिंग की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। अगला है कृत्रिम विधियाँ। देखिएगा जितने भी पौधे बनाए जाते हैं कृत्रिम, उसमें कुछ प्राकृतिक होती है और कुछ कृत्रिम भी होती है। कृत्रिम का भी अपना अलग मायने हैं। देखिए रोपण द्वारा आम लगाया जाता है, कर्तन द्वारा गुलाब लगाया जाता है, लेयरिंग द्वारा चमेली लगाया जाता है। अब हम जानेंगे ऊतक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, कलश कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदन होकर एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। इसमें कौन कौन आता है, आर्किक के और सजावटी पौधे इस विधि द्वारा बनाया जाता है। कायिक संवर्धन से लाभ क्या क्या है यार देखिएगा। कायिक संवर्धन बीज उत्पन्न करने वाले पौधे,
बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। किसके द्वारा? कायिक संवर्धन द्वारा। दूसरा, नए पौधे आनुवांशिक रूप में चना के समान होते हैं। तीसरा, बीज रहित फल उगने में मदद मिलती है। चौथा, पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। कौन? कायिक संवर्धन। अब ये तो हम लोग जान लिए अलैंगिक वाला में। लैंगिक जानिए, लैंगिक में क्या क्या आता है, कौन कौन जीव इसमें आते हैं। लैंगिक जनन में है लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। ठीक है, लैंगिक जनन नर और मादा युग्मक के मिलने से होता है। अगला, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? नर और निषेचन किसे कहते हैं? नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। इसमें अगला, संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है ना। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, देखिएगा, फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग कौन कौन होते हैं? देखिएगा, बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होता है। फूल का कौन कौन भाग होता है? जरा देखिएगा एक बार फिर। एक फूल के मुख्य भाग बाह्यदल यानी बाहरी दल, उसका बाद पंखुड़ी होता है, उसमें स्त्री केसर होता है एक, और उसमें पुंकेसर होता है। यानी कि फूलों में भी नर और मादा फूल होती है। नर और मादा अलग अलग भी हो सकती है और एक में ही नर और मादा हो जाता है। फूलों के प्रकार कौन कौन है, जरा देख लिया जाए। फूल के प्रकार, देखिए फूल कई प्रकार के होते हैं। इसमें दिया है एक उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प ना। तो उभयलिंगी पुष्प में कौन कौन होता है? स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। किस में? उभयलिंगी पुष्प में। देखिए, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों मौजूद होता है। किस में? जैसे सरसों का कुल्हड़ का पौधा। एक लिंगी पुष्प, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है इसमें, जैसे पपीता और तरबूज, इसमें एक लिंगी जीव जनन होता है। पुष्प की संरचना कैसी होती है? देखिएगा, एक पुष्प में ही स्त्री केसर और पुंकेसर आपको मिल जाएगा। देखिएगा, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। देखिएगा, ये वाला जो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है, आपको घेर के बता दे रहा हूँ, इसको बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल। देखिए, इसी में दिया है ये वाला गोल जो बीजांड लिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ है, यहाँ बाह्य दल लिख दे रहा है। ये वाला देखिएगा, थोड़ा सा और नीचे करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये फूल का जो पत्ता है उसे पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूल की पत्ता जो होता है फूल, उसको पंखुड़ी बोलते हैं। अगला देखिएगा, जब फूल निकलता है, विकसित होता है, तो उसके बीच में यानी उसके ऊपर या बगल अगल से देखिएगा इस तरह का आपको मतलब कि कुछ दिखाई देगा। जो इस तरह का कुछ दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? या तो उसमें से स्त्री केसर होता है या पुंकेसर होता है। चलिए, इस पौधे में फूल में देखिए स्त्री केसर कौन है या पुंकेसर कौन है। देखिएगा, यहाँ पे दिया है ये वाला, ये चौड़ा वाला भाग है और इसमें गोलाकार पाइप की तरह अंदर तक गया है, और ये वाला भाग है, ये इसमें कोई छिद्र नहीं है, इस पर केसर लगा रहता है। जब हवाएं चलती है तो ये वाला जो केसर लगा
झुर्रियाँ दिखाई दे रही है, ये वाला हिलता है और हिलने के बाद इसमें का जो केसर है ये वाला गोल वाला नली जैसा पाइप में गिरता है, जिसके चलते फूल का बीज बनता है।